नमस्कार। आपदा का सामना के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं जंगल की आग की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पिछले कुछ सालों से गर्मी के कारण कई देशों में जंगलों के एक बड़े हिस्से में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जंगल की आग के पीछे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को एक बड़ा कारण माना जाता है। जलवायु परिवर्तन से जूझ रही दुनिया को जंगल की धधकती आग ने एक और बड़े संकट में डाल दिया है। भारत में भी जंगल की आग की घटनाएं बीते सालों में सामने आई हैं। इसलिए आज के इस अंक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जंगल की आग के पीछे क्या वजह है, जंगल की आग होता क्या है, जंगल की आग से चिंतित होने की आखिर हमें क्यों जरूरत है, और साथ ही साथ जंगल की आग हमारी इकोनॉमी को किस तरह से प्रभावित कर रही है और हम इस आपदा से आखिरकार कैसे निपट सकते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में चार बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीश बख्शी जी, जो कि एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं कुणाल सत्यार्थी सर, जो कि संयुक्त सचिव हैं एनडीएमए में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ तीसरे खास मेहमान हैं नरेंद्र सिंह बुंदेला जी, जो कि आईजी हैं एनडीआरएफ के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ चौथे खास मेहमान आनंद कुमार प्रभाकर जी हैं, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। आप चारों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कुणाल सर मैं आपसे करना चाहूंगा। और जैसा कि हमने कहा कि आजकल जो इस तरह घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो ग्लोबली या फिर भारत में भी हम देख रहे हैं इस तरह की समस्याएं, जो हमारे दर्शक है वो सर ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर हम जब कहते हैं फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग, ये होता क्या है और इसके पीछे के कारणों को हम अगर जानने की कोशिश करें, क्या है इसके पीछे के कारण। अच्छा सवाल है। जो जंगल की आग है ये बड़ी सालों से, कई सदियों से प्रकृति का नियम रही है। बट चिंता का विषय यह है कि ये जो आग है जंगल की, ये बढ़ गई है संख्या में, एक्सटेंट में, फ्रीक्वेंसी में, ड्यूरेशन में। उसकी स्प्रेड बढ़ गई है। जहाँ पे कभी आग नहीं लगती थी जंगलों में, वहाँ लग रही है आग। टाइम बदल गया है आग का, मौसम का परिवर्तन हुआ है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले तक लगता था ठंड का मौसम चल रहा है दिल्ली में, अब गर्मी की मौसम शुरू हो गए। तो चिंता का विषय यह है कि जो आग है इनके चारों पैरामीटर बदल रहे हैं। और जो कारण की बात आपने की, तो कारण का हर इलाके में कोई एक कारण नहीं है पूरे देश में, हर इलाके में अलग कारण है। जैसे सबसे ज़्यादा जब बड़ा इलाका जलता है जंगलों का, वो मध्य भारत में जलता है। और वहाँ पे कारण लोग लगाते हैं आग आजीविका के लिए, महुआ जमा करने के लिए, तेंदू के पत्ता जमा करने के लिए। तो आजीविका की आग है बहुत सारी। वो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है हमारा, वहाँ पर जो आग लगती है उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए लगाते हैं आग, झूम कल्टीवेशन के लिए। वेस्टर्न हिमालयाज में आग लगती है, उत्तराखंड के जंगलों में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू में पाइन नीडल में आग लगती है। साउथ इंडिया की जो आग है, दक्षिण भारत की, वो प्लांटेशन से कई तरीके के, रबर प्लांटेशन है, काजू की प्लांटेशन है। तो कारण अलग अलग है। बट चिंता का विषय यह है कि सारे 90% आग जो जंगलों में लगती है देश में, वो मानवीय कारणों से। तो मनुष्य जिम्मेवार है उसके लिए। तो इसलिए चिंता का विषय है कि ऐसा आग है, ऐसी समस्या है, ऐसी आपदा है जिसका समाधान है। अगर हम सब इस बात के लिए कॉन्शियस हो जाएं कि आग नहीं लगाना है जंगल में, तो नहीं लगेगी आग। तो मानवीय कारण है। खेतों में जो आग, खेतों की सफाई करने के लिए आग लगाते हैं, वो आग कई बार जंगलों में फैल जाती है, वो बड़ा कारण है। तो अमूमन सारे कारण, लाइटनिंग नेचुरल कॉज है, बिजली गिरने से आग लगती है, बट बहुत कम। लेकिन 90% जो वजह है वो मानवीय कारणों की वजह से। डॉक्टर सुनीश बख्शी सर कह रहे हैं कि 90% जो मामले आते हैं वो मैन मेड होते हैं, नेचुरल 10% हैं। नेचुरल की जब बात आती है तो क्या क्लाइमेट चेंज, जिसका कि हमने जिक्र किया, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये कितना बड़ा फैक्टर है जंगल की आग के लिए? निश्चित रूप से क्लाइमेट चेंज जो है ये बहुत बड़ा कारण है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उससे हमारे जो हीट डेज हैं, 365 में से जो हीट डेज हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और उसमें एक भी प्रकार की गलती जो होती है या मैन मेड भी कारण है, ये निश्चित रूप से जंगल की आग को बहुत तीव्र गति से बढ़ाते हैं। और जब ये जंगल की आग लगती है तो जो हमारा सेलुलोस और कार्बन का अवयव है पेड़ का, उससे उत्सर्जन होता है। और जो उत्सर्जन होता है वो निश्चित रूप से बहुत खतरनाक है। और पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने बात की है कि किस प्रकार से हमारा 2.5 to 3 बिलियन टन का उत्सर्जन
अवशोषण करना है, बिल्कुल। हाँ, और उत्सर्जन को कम करना है हमको। तो ये जो हमारा जिस तेजी से ये बढ़ रहा है ये चिंतनीय है, और लगभग 9 गीगा टन एनुअली ये रिकॉर्ड किया गया है जंगलों की आग से जो हमारा ये भारत की उत्सर्जन बात हो आप रहा कह है। रहे हैं। हाँ जी, मध्य भारत की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आग बड़ी तेजी से लगती है, और उसके कारण निश्चित रूप से जो हमारा कार्बन CO2 है वो वातावरण में ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हीट होती है और भी ज़्यादा उससे समस्याएं होती हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको टैकल करने की आवश्यकता है। भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस प्रकार के कार्यक्रम से एक बहुत अच्छा इन्होंने रोड मैप तैयार किया हुआ है, बिल्कुल। और क्लाइमेट चेंज में ये एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट। बिल्कुल। हमारे साथ आनंद प्रभाकर जी भी हैं जो कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट हैं। आनंद जी, हमारे पास तकनीक है और विदेशों में भी हम देखें हैं कि तकनीक के जरिए इस तरह की चीज़ों को कम करने की कोशिशें लगातार की जाती हैं। भारत की जब बात आती है, आपने कहा कि सैटेलाइट के जरिए जो कुछ डेटा हमें मिलता है उसके बाद फिर आप लोग फायर अलर्ट्स जारी करते हैं और फिर उसको मिटिगेट करने की कोशिश की जाती है। ये सारा प्रोसेस अगर आप समझा सकें। भारत सरकार के अंदर एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेस्ट फायर पे एक्टिवली काम करते रहती है और मॉनिटरिंग करती है। ये सैटेलाइट के डाटाज को एनालिसिस करती है, अपने फॉरेस्ट ग्रिड के मैप पे ओवरले करके ये 3 तरह के अलर्ट भेजते हैं। पहला प्री फायर अलर्ट, प्री फायर अलर्ट भेजा जाता है, राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को भेजते हैं हम लोग, वो उसको एनालिसिस करके दे फर्दर पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू फील्ड फंक्शनरीज टू रिमेन इन अलर्ट एंड टेक मिटिगेटिव प्रिवेंटिव एक्शंस। दूसरा होता है नियर रियल टाइम अलर्ट भेजते हैं, जब फायर लगी रहती है तो उस समय FSI विद इन 2 आवर 1 आवर आफ्टर एनालिसिस, जब फायर डिटेक्ट होता है उसके 1 घंटे के अंदर एनालिसिस करके एग्जैक्ट GPS रीडिंग के साथ हम लोग फील्ड फंक्शनरी को भेजते हैं अलर्ट, और उस पर वो कार्रवाई करते हैं, बुझाते हैं उसको तत्काल अपने फील्ड मैकेनिज्म के, जैसे हमारे फायर वॉचर्स होते हैं और फिर वन संरक्षण समिति होती है, तो उसके सहयोग से ये लोग बुझा के फिर रिपोर्ट करते हैं। और तीसरा होता है लार्ज फायर अलर्ट। लार्ज फायर अलर्ट होता है कि हमारा 375 मीटर बाय 375 मीटर का पिक्सल्स होते हैं, उसके 3 पिक्सल्स में यदि लगातार फॉरेस्ट हो रहा, फायर हो का अलर्ट आ रहा है और 24 आवर्स तक, तो इसको लार्ज फायर में हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं और इसके ऊपर इंटेंसिव एक्शन लेते हैं। ठीक है। जो NDRF की बात आपने की, NDRF के हमारे साथ IG नरेंद्र सिंह बुंदेला जी है। नरेंद्र सर, जब इस तरह की घटनाएं आती हैं और आपको सूचना मिलती है कि आग लगी है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या फिर बिग लेवल पे हो, आपका सबसे पहला रिस्पॉन्स NDRF की तरफ से, चूंकि बहुत से लोग NDRF की तरफ सबसे पहले जो उनके जबान पे नाम आता है वो NDRF का होता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है जब इस तरह की सूचनाएं आपको मिलती हैं? तो इसमें मैं पहले बताना चाहूँगा कि अभी NDRF में 3 टीमें तैयार करने का निर्देश है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। इसमें 2 टीमें ट्रेंड हो चुकी हैं, 1 टीम अभी ट्रेन होना है उसको। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहता है। अगर इस तरह का रिक्वेस्ट आती है कि NDRF की ज़रूरत है, क्योंकि NDRF लास्ट रिजॉर्ट है फॉरेस्ट फायर के केसेस में, क्योंकि स्टेट में लोकल कम्युनिटी उनकी भी कैपेसिटी अच्छी होती है और उनको लगता है स्पेशलाइज एजेंसी की ज़रूरत है, तो हम जितनी भी दूर हमारी टीम है नियरेस्ट टीम को हम भेजते हैं। तो हमारी 3 टीम जो अभी ट्रेंड टीम है वो बेसिकली गुवाहाटी में है, उत्तराखंड में और तेलंगाना में है। तो इनको हम भेजते हैं और फर्स्ट तो ये जो ट्रेन टीम है, बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अगर लगता है उनको और मैन पावर की ज़रूरत है और भी असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो हम बाकी NDRF की 62 जगह लोकेशन में हमारी उपस्थिति है, तो वहाँ से फिर हम मैन पावर को भी जो भी अवेलेबल रिसोर्स है हमारे पास उसके साथ हम भेजते हैं। ठीक है। लेकिन हम ब्रेक पे जाने से पहले कुणाल सर आपसे एक सवाल कि जब हम कहते हैं कि फॉरेस्ट फायर बाकी देशों के मुकाबले भारत में भी अब इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, कितना अलग है उनके फायर और हिंदुस्तान में जो आपने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की फायर होते हैं, कितना डिफरेंस आप इसमें मानते हैं? 2 बड़े कारण हैं इनके, दोनों 2 फर्क हैं इनमें जो देखा गया है। जैसे अमेरिका में बहुत बड़ी फायर लगती है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े जंगलों में आग लगता है, अमेजोन के जंगलों में आग लगते हैं। तो इनसे भी हमने चर्चा किया था पीछे। तो 2 बड़े इम्पोर्टेंट कारण है। एक तो अगर आप उसको समझना चाहें तो पेड़ का जो क्राउन होता है, क्राउन में आग लगता है उन इलाकों में, बहुत भयंकर आग होता है।
अच्छा है हमारे देश में ग्राउंड में आग नहीं लगता, ग्राउंड फायर नहीं होता है इस देश में, सरफेस फायर होता है। तो जमीन जो जंगल की जमीन है उस पर आग चलता है, ग्राउंड में नहीं होता डैमेज, जैसा फोटोग्राफ दिखा रहे हैं आप। तो एक तो बड़ा बहुत नॉर्मली नहीं होता है, बहुत एबनॉर्मली कभी ग्राउंड फायर होता है, तो एक अच्छी बात है जो हमारी आग लगती है। बट दूसरी कारण जो है, जैसा मैंने पहले बताया कि आजीविका की जो प्रॉब्लम है ये बाहर देशों में नहीं है। जैसे अमेरिका में आग लगता है बिकॉज लोग टेंट करने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं और वहाँ आग जलता छोड़ जाते हैं, कोई आजीविका का मतलब नहीं है। तो आजीविका एक कारण आग का नहीं है वहाँ पर। और भारत में इस तरह के इशूज, भारत में इस तरह के इशूज। चलिए और भी क्या कुछ इस पे हम बात करेंगे आगे कि जंगल जो आग लगती है उसको कैसे हम उसको निपट सकते हैं और इसके लिए जो अवेयरनेस है उसकी भी कितनी ज़रूरत है, हम इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। It is our tradition to change food habits according to the weather. Light and healthy food ensures good health and nutrition during the hottest months. High water content, seasonal fruits and vegetables keep you cool and hydrated. Traditional remedies like onion salad and raw mango with salt and cumin can prevent heat stroke. Drink fluids with electrolytes like ORS, coconut water, lemon juice, buttermilk, aam panna, moong water, etc. Avoid alcohol, tea, coffee and soft drinks. Avoid excessive salt, spices, oily and high protein food. Do not eat stale food. Non-vegetarians can eat lightly grilled meat instead of fried or red meat. Eat well, stay healthy, stay safe. मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्याधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा के सामना के आज के अंक में बात कर रहे हैं जंगल की आग की। और जंगल की आग को लेकर हमारे साथ 4 खास मेहमान जो कि इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ लेडी इरविन जो स्कूल है उसके भी बहुत होनहार बच्चे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप बच्चों में से भी आप एक सवाल लें। हमारे साथ 4 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आप में से कौन पूछना चाहेंगे क्वेश्चन? आप पूछना चाहेंगे? ठीक, पूछिए सवाल। नमस्ते, मेरा नाम लक्षिता गुप्ता है, मैं लेडी इरविन स्कूल से हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हम ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं जिसके कारण जंगल की आग बढ़ रही है? अच्छा सवाल आपका। जो गलती हम करते हैं वो है, सबसे बड़ा कारण पहाड़ों में और प्लेन्स में है सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोग सिगरेट बीड़ी छोड़ जाते हैं। एक कारण ये हुआ। लोग अपने खेत में जो बचा हुआ है, पुआल होता है चावल का, बचा हुआ गेहूं का या मक्की का, उसको जलाने के लिए आग लगाते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। वो जो खेतों की आग है वो जंगल में पहुंच जाती है। तो सारा, और कुछ लोग कारणवश भी लगाते हैं कि आग लगाने से घास बहुत ज़्यादा आएगा जंगल में, ऐसा मानना है, ऐसी धारणा है कई जगहों पे, तो उसलिए भी आग लगाते हैं। कई बार लोग जंगली जानवरों से परेशान होकर आग लगाते हैं, कई बार शिकार करने के लिए आग लगाते हैं। तो कारण सब जगह, लगाने वाला मनुष्य है, लेकिन उसके करने के तरीके अलग हैं। सो आपके सवाल का यही जवाब है कि मंशा कुछ भी हो और कारण कुछ भी हो, आग लगाने का लगाता मनुष्य ही है, और उससे जंगली जानवरों का और जंगलों का बहुत नुकसान होता है। सबको नुकसान होता है। कोई और सवाल आप पूछना चाहेंगे? ठीक है। हेलो रिस्पेक्टेड सर, मेरा नाम राशि बसोया है और मैं लेडी इरविन स्कूल से हूँ। मेरा सवाल ये है कि फॉरेस्ट फायर्स के दौरान किस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशंस काम में लाए जाते हैं? तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट जो सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली हैंडल करती है, और इसमें पहला रिस्पांस तो लोकल कम्युनिटी है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पर वो रिस्पॉन्ड करता है। तो उसमें लोकल कम्युनिटी के लोगों को, वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है, और फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स हैं, नीचे गार्ड्स होते हैं उनके, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और इसका स्केल अगर बहुत ज़्यादा फैलता है, जो लगता है कि लोकल कैपेसिटी से मैनेज नहीं हो पाएगा, और भी मदद की ज़रूरत है, तो और भी रिसोर्सेज वहाँ पर मंगाए जा सकते हैं, बाहर से भी लोगों को लाया जा सकता है। तो इसमें NDRF अभी बेसिकली बहुत 3 जगह NDRF की टीम तैयार की गई है, और जब लगता है कि लोकल कैपेसिटी हैंडल नहीं कर पा रही तो अगल बगल के ज़िलों से भी रिसोर्सेज मंगाए
जा सकते हैं, एनडीआरएफ की टीम जाती है। और हमको भी जब लगता है कि उससे भी नहीं चल रहा, अगर डिफेंस की भी हमको हेल्प लेने की ज़रूरत है, जिसमें हेलीकॉप्टर से पानी डालने की ज़रूरत है, उनके भी हेलीकॉप्टर्स ट्रेंड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न है वो भी एक्टिवेट होता है, तो उनका भी रिसोर्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो डिपेंड करता है किस तरह की आग लगी हुई है, कितने रिसोर्स की ज़रूरत है, उस तरह से अलग अलग एजेंसी अपना काम करती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप लोगों में से पूछना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून सर, मैं प्रियांशी राघव हूँ लेडी इरविन स्कूल से। मेरा ये प्रश्न है, जंगल की आग से हमें क्या दीर्घकालीन नुकसान होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जंगल की आग से बहुत अधिक नुकसान इसलिए होता है क्योंकि जो जंगलों में बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक पाई जाती है, और बायोडाइवर्सिटी जो है वो छोटे वृक्ष, झाड़ी या मेडिसिनल प्लांट, छोटे छोटे या बड़े वृक्ष, एनिमल्स साथ में, एनिमल्स में भी कई कैटेगरी मान लीजिए आप, इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बड़े एनिमल, छोटे एनिमल, ये सबका बड़ा ज़्यादा नुकसान होता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान मानव का होता है क्योंकि हम लोग का जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो इस प्रकार से आपको दिख रहा है कि कभी बरसात, कभी कुछ जो हो रहा है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के अच्छे खासे लक्षण दिख रहे हैं। तो इसमें जिस प्रकार से पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और अनेक प्रकार की समस्याएं हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी, हमारी कृषि पैटर्न में पूरा चेंज आ सकता है, हमारे पानी में कमी हो सकती है, और न जाने कितनी इसके प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसके प्रतिकूल प्रभाव के बात कर रहे हैं, और कोई आप में से कोई क्वेश्चन या हो गए सारे? एक और क्वेश्चन है, ठीक है, आप पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम वर्दा फिरदौसी है, मैं लेडी इरविन की छात्रा हूँ और मेरा सवाल ये है कि हम जंगलों को आग से कैसे बचा सकते हैं? जंगलों के आग को बुझाने के लिए हमारे सारे जिलों में फॉरेस्ट का एक डिपार्टमेंट है जिसके हेडेड बाय डीएफओ एंड उसके फील्ड फंक्शनरीज हैं जो ऑलवेज अलर्ट रहते हैं। और फर्दर हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनके अंदर कुछ टीमों का जब फायर सीजन होता है तो हम लोग फायर फाइटिंग स्क्वाड को भी अपॉइंट करते हैं टू मीट द इमरजेंसी सिचुएशन अराइजिंग इन द फॉरेस्ट। उसके अलावा जो हमारी वन संरक्षण समितियां होती हैं, गांव में हम लोग विलेजर्स को ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग भी दिया जाता है फायर सीजन से पहले कि आप फायर को कैसे हैंडल करेंगे, और उसको भी वॉलंटियर्स होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं जिनको एक्टिवली हम लोग इन्वॉल्व करते हैं कि जब भी फायर की सूचना आए तो आप फील्ड में जाएंगे और रिसोर्सेस को पुल आउट करके हमारे फॉरेस्ट रेगुलर फॉरेस्ट स्टाफ हो या फिर विलेजर्स को इन्वॉल्व करके उसको बुझाएंगे। इसके अलावा हम लोग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट प्रोक्योर करते हैं जिसमें फायर ब्लोअर होता है, फायर बीटर होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं जिसको हम लोग जगह जगह पे अपने टीम के द्वारा उसका यूज़ करते हुए फायर को बुझाते हैं। तो यकीन मानिए भारत की जब बात की जाती है तो जब इस तरह की तकनीक और मैन पावर हमारे पास होते हैं, अगर कहीं इस तरह घटनाएं होती हैं तो हम एक निश्चिंतता के भाव में होते हैं कि लोग हैं, एनडीआरएफ है और इस तरह की घटनाओं को हम काबू पा लेंगे। ये एक जो भाव है वो लोगों में पैदा होता है। हम लोग एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। It is our tradition to change food habits according to the weather. Light and healthy food ensures good health and nutrition during the hottest months. High water content, seasonal fruits and vegetables keep you cool and hydrated. Traditional remedies like onion salad and raw mango with salt and cumin can prevent heat stroke. Drink fluids with electrolytes like ORS, coconut water, lemon juice, buttermilk, aam panna, moong water, etc. Avoid alcohol, tea, coffee and soft drinks. Avoid excessive salt, spices, oily and high protein food. Do not eat stale food. Non-vegetarians can eat lightly grilled meat instead of fried or red meat. Eat well, stay healthy, stay safe. मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्यधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं।
अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा के सामना के इस अंक में हम बात करें जंगल की आग की। कुणाल सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, जब हम कह रहे हैं कि लोकल कम्युनिटी को हमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, उन्हें भी ट्रेंड करने की ज़रूरत है कि अगर लोकली कहीं फायर आग लगती है तो वो सबसे पहले रिस्पॉन्स के तौर पर वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग देने की तैयारियां की जा रही हैं या की गई हैं? जैसे कि एनडीएमए ने एक स्कीम लॉन्च किया हुआ, आपदा मित्रा स्कीम बोलते हैं उसको। उसमें हर ऐसा देखा गया कि एनडीआरएफ बहुत अच्छी काम करती है, बहुत अच्छा फोर्स है, बट एनडीआरएफ को कहीं पहुंचने में, बहुत बड़ा देश है, टाइम लगता है और बहुत कम मैन पावर है, इनको वहाँ पहुँचने में और रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हमें लोकल लेवल पे, चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे कॉलेज के बच्चे हों, चाहे एनसीसी के कैडेट्स हों, चाहे एनएसएस के हों, या गांव के पंचायत प्रधान हो या वार्ड पंच हो, उनको ट्रेन किया जाए। बिकॉज वो उस समय होते हैं जहाँ पे घटना होती है, आपदा होती है, और वहीं होते हैं लोकेटेड, तो वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो जैसे आपदा मित्रा की ट्रेनिंग में बच्चों को, एनसीसी एनएसएस के बच्चों को या नॉर्मल स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी 12 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है सारे तरीके की आपदाओं से लड़ने के लिए। इक्विपमेंट का एक सेट दिया जाता है, इंश्योरेंस कवर है उनके पास 3 साल का, आई कार्ड है उनके पास। तो ऐसी स्कीम चल रही है और बड़ी स्कीम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आपका सवाल अच्छा है कि लोकल लेवल पर जब तक, क्योंकि आग जब लगती है तो गांव का परिवेश होता है, जंगल के आसपास का इलाका होता है, पहला जो देखता है गांव के लोग देखते हैं। अगर वो ट्रेंड हो और मोटिवेटेड हो तो वो आग बुझा सकते हैं, आग पे काबू पा सकते हैं। तो देखते देखते एक रात में आग काफी बड़ा हो जाता है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए रिस्पॉन्ड करना मुझे लगता है जो लोकली जो लोग हैं वो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन डॉक्टर सोनी सर, ये भी देखा गया है कि जो, जैसा कि उन्होंने कहा कि 90% तो मैनमेड ही होते हैं, 10% नेचुरल होते हैं। उसमें जो मैनमेड में फैक्टर में लोगों को किस तरह से सेंसिटाइज किया जाए, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे कि जब आप टूरिस्ट के तौर पे जाते हैं या वहाँ पे आप लोकली रह रहे हैं, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके इस काम की वजह से हो सकता है कि बहुत बड़ी आग लग जाए। निश्चित रूप से लगभग 3.7 मिलियन हेक्टेयर जो है हमारा वन क्षेत्र, वो आग द्वारा प्रभावित है, और उसमें आप मान के चलिए कि 5% हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसमें ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इसमें किसी भी प्रकार का आग का कोई भी यंत्र अगर आप ले जाते हैं तो आप दंडनीय अपराध के भागीदारी होते हैं। तो एक मॉरल ड्यूटी भी है और एक पनिशमेंट भी है, दोनों चीज़ें हैं जिसको हम लोग समान रूप से, हमारे वन अधिनियम हैं और एक्ट हैं उसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो अवेयरनेस है और खुद के अंदर में जो भावना आती है कि हम किस प्रकार से अपने वन क्षेत्र को सुरक्षित करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये बच्चों में आ गई है जो हमारे सामने बैठे हैं। तो निश्चित रूप से जो बच्चों को लाने का मकसद भी ये था कि अभी से ये लोग समझ सके, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके और इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो सके। तो अवेयरनेस और ट्रेनिंग साथ साथ चलती रहे तो मुझे लगता है कि हम अपना संविधान में लिखा है कि हमें वनों की रक्षा करनी है। तो यही एक मेरे समझ से ये है कि अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी यंग जनरेशन को देंगे, बच्चों को देंगे, तो वो अपने वनों का जो है संरक्षण करेंगे। अभी कुणाल से जिक्र कर रहे थे सरफेस फायर की। मेरा सवाल है कि जब हम भारत में इस तरह की समस्याएं देखते हैं और न्यूज़ में आती हैं चीज़ें, उत्तराखंड की आग की बात हमने देखा कि हर साल इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो उत्तराखंड से इस तरह की खबरें आती हैं। स्पेसिफिक कोई रीज़न अगर आप बता सकें उत्तराखंड में इस तरह की समस्याएं क्यों हैं, जबकि फॉरेस्ट तो और भी स्टेट्स में है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एक विशेष प्रकार के पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके। और पाइन फॉरेस्ट में उनकी जो निडल्स होती हैं वो उसमें एक टर्पेंटाइन कंटेंट होता है, और वही कंटेंट, जी हाँ, वो ज्वलनशील होता है। और साथ में वहाँ पर टर्पेंटाइन को निकालने के लिए रिल मेथड का प्रयोग भी होता है, जो तने में उसको काट के किया जाता है। तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर एक भी फायर का इंसिडेंस हो जाए तो वो ज्वलनशील जो तत्व है टर्पेंटाइन, वो बहुत तेजी से आग को पकड़ता है और वो बहुत तेजी से फैलती है। और चूंकि सूखी लीव्स रहती हैं उसकी, जो पाइन नीडल्स रहती हैं, तो बहुत तेजी से उसको फैलती हैं। इसलिए अचानक जो है उत्तराखंड या हिमाचल में जो आपने देखा होगा इंसिडेंसेस जो हैं, वो अचानक बहुत तेज, छोटी सी आग तेज आग में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन बुंदेले सर, बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अगर आप जंगल गए हैं घूमने के लिए और या कोई एक ग्रुप है जो कि उसी दौरान जंगल में फंस गया जबकि जंगल में आग लग गई, उनको किस तरह से उस वक्त बिहेव करना चाहिए, किस तरह से वो अपना बचाव करें? तो ये डिपेंड करता है किस तरह की आग है, आग का डायरेक्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आग की डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। विंड डायरेक्शन क्या है, विंड डायरेक्शन है तो उस तरफ बिल्कुल ना जाए, आग उसी तरफ आएगी।
अगर कोई वाटर सोर्स है नियर बाय, बेस्ट प्लेस है वाटर सोर्स के पास चले जाए, वहाँ आग नहीं पहुँच सकती, खुली जगह हो वहाँ चले जाए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो एक ये भी सजेशन दिया जाता है कि जहाँ लो लाइंग एरियाज है, जहाँ पर कोई घास फूस या झाड़ी नहीं है, बिल्कुल बैठ जाए, क्योंकि आग ऊपर जाती है तो नीचे जाने के उनके चांसेस कम है। अगर आपके पास पानी है तो पानी से कोई कपड़ा गीला करके अपने को ढक लें धुएं से बचने के लिए। ये सब इमरजेंसी में है, कोशिश यही करना चाहिए कि वहाँ से दूर जा सकें। अगर नहीं जा सकते तो ये सब भी तरीके अपनाने से बचाव हो सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ तरीके हैं। अगर आप इस दौरान कहीं फंस जाते हैं जंगल की आग में तो आप इसके ज़रिए आप अपना जो है बचाव कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हमने कहा कि जिस तरह से मकसद है कि बच्चे भी इसको समझ सकें, बच्चे में भी जागरूकता इस बारे में पैदा हो सके, तो इसलिए हम कहते हैं हर बार कि हर आपदा के जोखिम से बचने के लिए इसमें सबकी एक अहम जिम्मेदारी होती है। लेकिन बच्चे चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे लगता है कि वो जो एक बातें हैं जो कि हर किसी को समझने की ज़रूरत है कि हर आपदा के जोखिम से निपटने के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बी स्मार्ट, बी प्रिपेयर्ड। तो आपको बी स्मार्ट भी होने की ज़रूरत है और तैयारी बी प्रिपेयर्ड रहने की भी ज़रूरत है। तो इसके ज़रिए आप इस तरह के खतरों से बच सकते हैं, चाहे कोई भी आपदा हो। जंगल की आग भी एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा, लेकिन कोई भी आपदा हो आपको स्मार्ट रहने की ज़रूरत है और उसके खिलाफ जो है वो प्रिपेयर रहने की भी ज़रूरत है। तभी हम खुद को भी, समाज को भी और देश को भी बचा कर रख सकते हैं। तो इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ चारों खास मेहमान मौजूद हैं। सर, आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने जो विचार है हमारे साथ साझा करने के लिए। और आप सभी बच्चों का भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इसके साथ ही इस आपदा के सामना के इस विशेष अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।